तो लास्ट क्लास में हम लोग अल्कोहल्स में हम लोग एसिटल फॉर्मेशन तक पहुंच गए थे ना। एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, हेमी कीटल, है ना, मतलब रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए तो आज थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए उससे। तो वही टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स, मतलब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है भाई, तो इस पे थोड़ा सा देखा जाए। हम लोगों ने बात किया था कि एक बार कर ही लेते हैं रिवाइज इसको, है ना। जैसे एक एल्डिहाइड या कीटोन ले लेते हैं हम लोग और साथ में एक अल्कोहल ले लेंगे और कैटलिस्ट के तौर पर हम लोग ड्राई HCl ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अल्कोहल इस पर अटैक करता है, बॉन्ड टूटता है, यहाँ से H+ इस पर आकर जुड़ जाता है, तो एक ऐसा स्पीशीज बनता है ना RCOH, यहाँ पर H या R' और यहाँ पर OR'। नहीं, तो एक कार्बन पर एक OH और एक OR, तो इसको हम लोग हेमी बोलते हैं। अब ये हेमी एसिटल भी हो सकता है या हेमी कीटल भी हो सकता है, ये बात किए थे हम लोग। और डिपेंड करता है कि यहाँ पर H है या R पार्ट है। नहीं, मतलब ये अगर एल्डिहाइड था, ये अगर ये स्पीशीज एल्डिहाइड था और उससे ये बन रहा है तो इसको हम लोग हेमी एसिटल बोलेंगे। नहीं, और अगर ये स्पीशीज, ये वाला जो था, ये अगर कीटोन है और उससे ये बन रहा है तो इसको हम लोग हेमी कीटल बोलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, फिर यहाँ पर अगर हम लोग एक इक्विवेलेंट और HCl ले लें, ड्राई HCl, क्यों ले रहे हैं ड्राई HCl, ये बात हम लोग आगे समझेंगे, है ना। और एक इक्विवेलेंट और अल्कोहल ले लें, चाहे तो सेम अल्कोहल या डिफरेंट अल्कोहल भी ले सकते हैं, तो यहाँ से ये OH भी बाहर चला जाता है और यहाँ पर भी, इसकी जगह पर भी यहाँ पर OR आ जाता है, तो बन जाता है RO, है ना, COR', यहाँ पर H या R' और यहाँ पर OR'। नहीं, तो एक कार्बन पर दोनों OR ग्रुप अगर लग जाएं, दो ईथर ग्रुप टाइप के ग्रुप लग जाएं, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिटल या हम लोग बोलते हैं कीटल। मतलब एक फंक्शनल ग्रुप है, क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं, है ना। अगर ये एल्डिहाइड से बना है तो एसिटल और कीटोन से बना है तो कीटल। ये सेम बात जो पहले थी वही बात यहाँ पर हम लोग रिपीट कर रहे हैं, समझ के बात। चलिए, तो इसका मैकेनिज्म अब हम लोग देख लिया जाए कैसे बन रहा है। अच्छा, ऑल्दो हेमी एसिटल और हेमी कीटल और हेमी एसिटल, हेमी कीटल और एसिटल और कीटल, वैसे तो 4 फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं और उनका डिफरेंस हम लोग समझ गए ना। हेमी एसिटल कब बोलेंगे, एसिटल कब बोलेंगे, हेमी कीटल कब बोलेंगे, कीटल कब बोलेंगे, ये बात तो हम लोग समझ गए। लेकिन फंक्शनल ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जब भी इनका नाम लेते हैं तो हम लोग एक ही नाम इस्तेमाल करते हैं। अगर एक कार्बन पे एक OR है और एक OH है तो हम लोग हेमी एसिटल बोलते हैं, कॉमनली बोल देते हैं, भले वो हेमी कीटल हो। समझ रहे हैं ना मेरी बात। और अगर दोनों OR है तो हम लोग एसिटल बोल देते हैं। ठीक, कॉमनली लिखने के लिए, बोलने के लिए, शॉर्ट करने के लिए ना, कि हेमी एसिटल, हेमी कीटल। लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि भाई ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ना, या ऑप्शन में दिया है कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज हेमी एसिटल, हेमी कीटल, तब आप स्पेसिफिकली हेमी एसिटल, हेमी कीटल पहचानोगे। लेकिन अगर एज अ जस्ट लेमैन की लैंग्वेज में अगर बोल के आगे बढ़ना है कि हाँ ये तो हेमी एसिटल बन जाएगा सर, तो उसमें हम लोग हेमी कीटल और हेमी एसिटल को बाइफर्केट नहीं करते, हम लोग हेमी एसिटल ही कॉमनली बोल देते हैं। मेरी बात समझ में आई ना। हैं तो चारों डिफरेंट, लेकिन हम लोग बोलचाल की लैंग्वेज में हेमी एसिटल्स और एसिटल्स ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने नोट किया हुआ था पहले भी। तो अब हम लोग क्या किया जाए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और इसका मैकेनिज्म समझा जाए और इसमें कुछ पॉइंट्स। ठीक है, आइए तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझ लिया जाए। देखो भाई, सबसे पहले अगर हम लोगों ने कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया, ठीक है, और हम लोग लिए हुए ड्राई HCl,
तो ड्राई HCl का काम क्या है कि इस ऑक्सीजन को H+ पहुंचाना, यहाँ से H+ इस पर अटैक करेगा, क्योंकि देखो ये लुईस बेस की तरह है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और ये एसिड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये काम होगा और इसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर H+ आकर जुड़ जाएगा और यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, बाकी जो जैसा था वैसा ही रहेगा। इस पर प्लस आने की वजह से इस कार्बोनिल पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ये हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे थे। और पार्शियल पॉजिटिव बढ़ जाने की वजह से इस कार्बोनिल की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो मान लो अगर हमने कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया अल्कोहल, जो कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, बट क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव बढ़ गया है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बोनिल पर अब आसानी से अटैक करेगा और ये वाला पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और यही वाला स्टेप RDS स्टेप होता है, ठीक है। बन जाएगा क्या, RC यहाँ OH, यहाँ H या R' जो था जैसे वैसे रहेगा, यहाँ OR', यहाँ प्लस चार्ज ऐसे आ जाएगा, ठीक है। H+ मीडियम से आया था, कैटलिस्ट के तौर पर वापस निकल जाएगा यहाँ से, समझ गए। तो यहाँ से जो स्पीशीज़ बनती नज़र आ रही है अपने को, RCOH, H या R' और यहाँ पर OR', नहीं, तो ये बन गया है अपना हेमी एसिटल या कीटल, नहीं, हेमी एसिटल या कीटल, डिपेंडिंग अपॉन कि एल्डिहाइड था या कीटोन था। आया कहानी समझ में। और इसके सभी स्टेप्स जो हैं वो रिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, है ना। तो ये भी रिवर्सिबल्स हैं, है ना, क्योंकि यहाँ से ये निकल सकता है। अच्छा, फिर देखो, अगर हमने एक इक्विवेलेंट अल्कोहल लिया है, एक इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर रिएक्शन रुक जाएगा, एक बार आकर जुड़ जाएगा। लेकिन अगर इसका एक इक्विवेलेंट और ले लें, मतलब फिर से अगर हम लोग H+ ले लें HCl से, तो अब ये H+ जो है वो इस पर भी अटैक कर सकता है, इस ऑक्सीजन पर भी, और इस ऑक्सीजन पर भी अटैक कर सकता है। क्लियर है, जैसा हम लोग एस्टरीफिकेशन में पढ़े थे। तो ये H+ इस पर भी अटैक कर सकता है और इस पर भी अटैक कर सकता है। अगर इस पर अटैक हुआ तो ये फिर से प्रोटोनेट हो जाएगा और ये फिर से एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये अल्कोहल है जो कि निकलने के बाद कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बेस तो है नहीं, है ना। अल्कोहल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, निकलने के बाद एक वीकर बेस है। तो अगर ये H+ इस पर अटैक किया तो वापस हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ से वापस यहाँ पहुँच जाएंगे। तो वो बात तो कही जा रही है कि ये रिवर्सिबल है ही। लेकिन अगर H+ का अटैक इस ऑक्सीजन पर हुआ तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा प्रोटोनेट, OH2+ ऐसा बन जाएगा, जो कि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। और यहाँ पर OR'' है, तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहाँ पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाते हुए इस वाटर मॉलिक्यूल को निकलने में असिस्ट करेगा, ठीक है। कैसे बोला मैंने बोला कि ये लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाते हुए इस वाटर मॉलिक्यूल को निकलने में असिस्ट करेगा, मदद करेगा। या तो ऐसे समझ सकते हो या ऐसे भी समझ सकते हो कि क्योंकि वाटर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से बाहर चला जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, दिख रहा है, प्लस चार्ज है, बगल में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड होगा। तो चाहे उस तरह से सोचा जाए, चाहे ऐसे सोचा जाए, बट ये होता दोनों लगभग एक साथ है, क्योंकि ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, जैसे जैसे ये निकल रहा होगा वैसे ही वैसे ये पाई बॉन्ड बना रहा होगा, नहीं। तो ऐसा कुछ बन जाएगा RC, यहाँ पर H या R', डबल बॉन्ड OR'', यहाँ पर प्लस चार्ज, ठीक है। और ये दोनों, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही बनेगा। अगर हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सोचें तो RCOR'', यहाँ पर H या R', इस पर प्लस चार्ज, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। फिर H+ का अटैक हो गया था और हमने एक इक्विवेलेंट अल्कोहल और ले लिया है, नहीं, मतलब एक बार और रिएक्शन करा रहे हैं। तो अब ये जो अल्कोहल है इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा और यहाँ पर OR'' एक स्टेप के बाद वापस हम लोग को, है ना, ऐसा मिल जाएगा। तो ये जो बन जाएगा, दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एसिटल। बात समझ में आ गई। मतलब एक बार रिएक्शन कराए तो यहाँ पहुँच गए हेमी एसिटल, और एक बार और करा दोगे तो एसिटल तक पहुँच जाओगे। क्लियर हुआ बात। तो ये अच्छा, और इसमें सारा स्टेप जो होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है।
और इसका एक इम्पॉर्टेंस है, इसका यूज़ है, तो वो हम लोग समझेंगे। पहले आप इसको, इसके मैकेनिज्म को नोट कर लीजिए, ठीक है। लिख लिया है? चलो भाई, चलो आगे बढ़ा जाए। अब इसमें नोट करके कुछ पॉइंट लिखा जाए। तो कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल का रिएक्शन जो है वो एसिटल या हेमी एसिटल बनाता है, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब दोनों तरफ शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब नोट करके पॉइंट नंबर 1 लिखिए। मोस्ट ऑफ the open chain hemiacetals and acetals, most of the open chain hemiacetals and acetals are relatively less stable. most of the open chain hemiacetals and acetals, अच्छा जब मैं hemiacetals और acetals बोल रहा हूँ तो ये कॉमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब आप हेमी कीटल, हेमी एसिटल, हेमी कीटल, कीटल एसिटल सब समझ रहे हैं, समझ के बात। यही बात मैं बोल रहा था कि कॉमनली इट इज़ कॉल्ड हेमी एसिटल एंड एसिटल, तो हम लोग समझेंगे सब, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ओपन चेन हेमी एसिटल्स एंड एसिटल्स आर रिलेटिवली लेस स्टेबल एंड इक्विलिब्रिया इज शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड इक्विलिब्रिया इज शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, समझे बात। तो जो इक्विलिब्रिया है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहेगा। बैकवर्ड डायरेक्शन बोलने का मतलब कार्बोनिल और अल्कोहल में रहेगा, है ना। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, समझ गए। बहुत स्टेबल नहीं होते हेमीएसिटल्स एंड एपिसिटल, तो वो ओपन चेन मॉलिक्यूल वाले वो जनरली बैकवर्ड शिफ्टेड रहते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिए, साइक्लिक हेमीएसिटल्स एंड एसिटल्स, साइक्लिक hemiacetals and acetals are relatively more stable. Cyclic hemiacetals and acetals are relatively more stable. समझे बात। मतलब ओपन चेन वाले जो होते हैं वो रिलेटिवली अनस्टेबल होते हैं, लेकिन साइक्लिक वाले जो होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर H+ ले लिया, ठीक है, तो ये सेम वही चीज़ है। देखो ये अल्कोहल दिखाई दे रहा है, ये कार्बोनिल दिखाई दे रहा है, ये इस पर अटैक कर जाएगा, है ना, और फिर ये अल्कोहल घूम के इस पर अटैक करके हेमी एसिटल बना देगा। दिख रहा है ना सबको, ये कार्बोनिल है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल अल्कोहल है, इसको 1 बोल दिए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन को लेते हुए एक 5 मेंबर रिंग बना देंगे, और एक 1 कार्बन हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ पर H+ ऐसा था, और यहाँ पर OH ऐसा हो जाएगा। देखो ध्यान से, ऐसे ही बनेगा शायद, है ना। इस पर अटैक होगा तो ये बॉन्ड टूटकर O और ये वाला H यहाँ आकर जुड़ गया है, तो ऐसा बन जाएगा। मीडियम से H+ आया था, H+ वापस चला जाएगा, तो ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब देखो इसको पहचानो, हेमी एसिटल है कि एसिटल है कि कीटल है। तो हम लोग कैसे पहचानते हैं, देखो ये वाला कार्बन पकड़े, इस कार्बन पर एक OH है और एक OR है, दिख रहा है, एक OH और एक O और R। तो एक कार्बन पर एक OH और एक OR होगा तो वो हेमी वाला फॉर्म होता है, या तो वो हेमी एसिटल होगा या वो हेमी कीटल होगा। तो एसिटल और कीटल कैसे पहचानते हैं हम लोग, तो अगर ये मॉलिक्यूल दिया है और इससे आप बनाए हो, तब तो आप श्योर हो कि ये एल्डिहाइड से बनाए हो, तो आप हेमी एसिटल बोल दोगे इसको, ठीक है, हेमी एसिटल बोल देंगे, क्योंकि हम लोग तो मैकेनिज्म लिख रहे हैं, इससे ये बनाए हैं, तो हम लोग को तो दिखाई दे रहा है ऐसा। समझ में आई बात। लेकिन अगर मान लो सिर्फ ये मॉलिक्यूल दिया रहता और आपसे पूछा होता कि बताओ हेमी एसिटल है या हेमी कीटल है, तो एक कार्बन पर एक OH और एक OR तो दिखाई दे रहा है आपको। OR कैसे है, ये O से यहाँ कार्बन जुड़ा है, तो ये OH है और ये OR है। बात समझ में आई।
अब दूसरी तरफ देखो, बाकी कार्बन की 2 वैलेंसी, तो एक तरफ तो ये कार्बन जुड़ा है मतलब R पार्ट है, और दूसरा वैलेंसी जो नहीं दिखाई दे रहा है वो हाइड्रोजन है, होगा ना, जो नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर एक तरफ हाइड्रोजन हो गया तो ये बात श्योर हो गई कि ये तो एल्डिहाइड से बना है। वही बात तो मैं समझा रहा था वहाँ पर कि अगर एक भी H मिल गया तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड से बना है। बात समझ में आ गई? तो इस वजह से ऐसे पहचान लोगे आप। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लो हमने ले लिया R C⋯O, यहाँ पर हमने ले लिया H, ठीक है, यहाँ पर ऐसा OH है, यहाँ पर भी OH है, हमने ले लिया एक ऐसा इथिलीन ग्लाइकॉल। इसका कॉमन नेम हम लोग पहले भी पढ़े थे, इथिलीन ग्लाइकॉल, क्या। और यहाँ पर अगर हम लोग ने ले लिया ड्राई HCl, तो सेम वही चीज़ होगा। देखो H+ इस पर अटैक किया, फिर ये वाला अल्कोहल इस पर अटैक करके बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये वाला अल्कोहल और यहाँ OH, और एक बार और अटैक हुआ और ये इस पर अटैक कर गया, दोनों OR जुड़ जाते हैं ना। तो मैं एक ही अल्कोहल ऐसा ले लिया हूँ जिसमें 2 OR ग्रुप, OH ग्रुप है ना, 2 अल्कोहल है, तो मेरे ख्याल से ऐसा बनता दिखाई दे रहा है क्या, OO यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ये कितना मेंबर रिंग बना, देखो 1 2 3 4 5 है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर एल्डिहाइड लेंगे तो H, और अगर कोई कीटोन ले लेंगे तो R, तो यहाँ पर भी लिख दिया जाए। तो देखो एक कार्बन पे एक O और यहाँ कार्बन तो OR, एक O और यहाँ कार्बन तो OR, तो 2 OR, और इधर R या H, R या R', तो ये या तो एसिटल हो जाएगा या इसको कीटल बोलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पर H है कि R है। आया कहानी समझ में? तो हेमी एसिटल हेमी कीटल, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, तो ये भी रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है, तो ये भी रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। तो 5 या 6 मेंबर्ड रिंग अगर साइक्लिक हेमी एसिटल्स या एसिटल बनते हैं तो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होते हैं। समझ के बात इतनी? चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए। पॉज करके कर लेंगे, हो गया है। चलो आगे बढ़ा जाए। 2 पॉइंट हुए ना, फिर एक और पॉइंट लिखो। लिखिए हेमी एसिटल्स। अच्छा, मैं फिर बोल रहा हूँ कि हेमी एसिटल में जब लिख रहा हूँ तो आप हेमी एसिटल हेमी कीटल दोनों समझ रहे हैं, है ना। जब मैं एसिटल बोल रहा हूँ तो आप एसिटल और कीटल दोनों समझ रहे हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली जब बात होगी तब हम लोग दोनों को बाइफरकेट करेंगे, अदरवाइज हम लोग सिंपली बोल सकते हैं। तो लिखो हेमी एसिटल्स आर अनस्टेबल इन बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम, है ना। आर अनस्टेबल इन बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम, ठीक है। while acetals are unstable in only acidic medium, while acetals are unstable only in acidic medium but stable in basic medium। क्या लिखे हम लोग लिखे कि हेमी एसिटल्स आर अनस्टेबल इन बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम, while acetals are unstable in only acidic medium and stable in basic medium। ठीक है, तो देखो समझ लिया जाए। जैसे मान लो अभी जो हम लोग हेमी एसिटल बनाए थे, होगा क्या, मान लीजिए ये हेमी एसिटल है, वैसे तो ये स्टेबल था क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन अगर मान लो इसको बेसिक मीडियम में डाल दिया, हाइड्रोलिसिस करा रहा है ना, तो क्या होगा, ये वापस वो कार्बोनिल कंपाउंड और अल्कोहल बना लेगा जिससे ये बना था। समझ के बाद, मतलब अगर इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कर दिए बेसिक मीडियम में या एसिडिक मीडियम में, क्योंकि ये हेमी एसिटल है, दिखाई दे रहा है, और हेमी एसिटल जो है
वो दोनों मीडियम में अनस्टेबल होता है, चाहे एसिडिक चाहे बेसिक। तो अगर बेसिक मीडियम में मान लो इसका हाइड्रोलिसिस लिख दिया तो ये वापस रिवर्ट बैक हो जाएगा जिससे ये बना था। ये बना किससे था तो चलो देख लिया जाए, क्योंकि अब बना लेंगे। तो बेसिक मीडियम यहाँ से H+ खींचेगा, यहाँ से H+ खींचेगा तो कुछ ऐसा बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आ जाएगा कैसा चार्ज, नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाते हुए इसको बाहर कर देगा। नहीं पढ़े थे हम लोग? तो देखो यहाँ पर आ जाएगा O- और बाकी जो है वो CH डबल बॉन्ड O, ऐसा बन जाएगा। तो ये एल्डिहाइड और ये अल्कोहल है ना, मीडियम में O- यहाँ बन चुका है, मीडियम से यहाँ H+ ले लेगा तो यहाँ पे बना देगा OH, CH2, 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 C डबल बॉन्ड OH। क्या? तो अगर इसको बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कर देंगे तो वापस वो कंपाउंड, वो अल्कोहल और वो कार्बोनिल बन जाएगा जिससे ये बना था। और यही चीज़ तब भी होगी जब इसको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कर देंगे। मतलब अगर हम लोग H+ डाल दिए, तो अगर हम लोग इसमें H+ डाल देंगे तो देखो ये H+ इस ऑक्सीजन पे कर जाएगा अटैक, इस पे भी कर सकता है, इस पे भी कर सकता है। इस पे करेगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, देखो बनेगा क्या? अगर इस पर अटैक किया तो ये वाटर बन जाएगा, वाटर बन जाएगा तो ये यहाँ से बाहर चला जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। लेकिन मीडियम में फिर से वाटर है आपके पास, तो फिर ये इस पर अटैक करके वापस ये बना देगा। तो अगर H+ इस पर अटैक किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस वहीं आ जाओगे। लेकिन अगर एक बार भी H+ इस पर अटैक किया, जो कि कर सकता है क्योंकि इस पर भी लोन पेयर है, नहीं तो अगर इस पर अटैक किया तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल टाइप का मॉलिक्यूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो। और अब ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो रहा है। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव यहाँ पर था, वही यहाँ बॉन्ड बना के इसको बाहर कर पा रहा था बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में यही वाला ऑक्सीजन कर पाएगा जो कि न्यूट्रल है, क्योंकि देखो इसका जो लोन पेयर है उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी जो है ज़्यादा होता है, ऐसा समझा जा सकता है रफली, है ना, कि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो वो ज़्यादा एनर्जी से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने पटकेगा और इसको बाहर करेगा। तो ये ऑल्दो O- बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था, बट क्योंकि यहाँ O- था तो इसको बाहर कर पाया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये न्यूट्रल है और इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसके लोन पेयर के पास उतना एनर्जी नहीं है जितना लोन पेयर इसके पास एनर्जी है। तो ये इस अगर H+ नहीं होता तो ये लोन पेयर इसको बाहर नहीं कर पाता। तो एसिडिक मीडियम में ये प्रोटोनेट हो गया और अब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, क्योंकि निकलने के बाद वो अल्कोहल है और न्यूट्रल है। तो अल्कोहल भी लगभग उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप है जितना वाटर है, क्योंकि वाटर और अल्कोहल दोनों का pK वैल्यू बराबर होता है, तो दोनों का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो भी लगभग बराबर होता है। समझ के बात ना? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये है ना, न्यूट्रल ऑक्सीजन भी यहाँ पे बॉन्ड बनाते हुए इसको बाहर कर देगा और यहाँ से बनता अपने को दिखाई दे रहा है OH, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा यहाँ पर, और मीडियम से H+ आया था वापस चला जाएगा। तो यहाँ से भी फिर यही बनता दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गई? तो हेमीएसिटल्स आर अनस्टेबल इन बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक मीडियम एंड दे विल बी कन्वर्टेड बैक इनटू करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल एंड अल्कोहल फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर ड्राई HCl इस्तेमाल करते थे। याद करिए मैकेनिज्म में जो हम लोग ड्राई HCl लेते थे, मतलब वाटर नहीं लेते थे, क्योंकि अगर आप H+ और वाटर ले लेंगे तब तो आप ये मीडियम प्रोवाइड कर दे रहे हो, और ये प्रोवाइड कर दे रहे हो तो ये बनेगा ही क्यों, ये वाला बनेगा ही क्यों, ये वापस हाइड्रोलाइज होकर वापस यहाँ पहुँच जाएगा। समझे मेरी बात? तो ये बहुत सिंपल सी बात है। तो हेमीएसिटल्स का हम लोग देख लिए, अब थोड़ा सा हम लोग एसिटल का भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो, ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, चलिए अब अगर हम लोग एसिटल का देख लें, मान लो हमने ले लिया CH3COO, यहाँ पर मान लो H ही ले लिया है,
तो इसको बेसिक मीडियम में अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग इसको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये वापस उस एल्डिहाइड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा जिससे कि ये बना था। समझे मेरी बात, है ना? देखो तो जरा, बेसिक मीडियम में कुछ नहीं होगा इसमें। क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इस कार्बन पे ये O और यहाँ पे कार्बन मतलब OR है, ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते थे? ईथर बोलते थे क्या? ईथर ही तो है। और ये एसिडिक नहीं होता है, ये बेसिक होता है। बेसिक मतलब लुईस बेसिक होता है। क्या इसके पास कोई एसिडिक H नहीं होता है? तो अगर कोई एसिडिक H नहीं है इसके पास और ये लुईस बेसिक ग्रुप है, तो बेस के साथ बेसिक ग्रुप कैसे अटैक करेगा? समझ के बाद, तो बेस के साथ बेस रिएक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि इधर से भी OR है, ROR है, इधर से भी ROR है, मतलब इधर से भी ईथर है और इधर से भी ईथर है। तो ये बेसिकली डाई ईथर है। एसिटल्स या कीटल्स की बात करें तो डाई, जेम डाई ईथर बोल सकते हैं उसको। समझ में आ रही है बात? जेम डाई ईथर मतलब एक ही कार्बन पे 2 ईथर, ठीक है? तो इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं। तो क्योंकि ईथर्स आर बेसिक, लुईस बेसिक, और इसमें कोई भी एसिडिक H नहीं होता, तो बेस के साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाता, इसलिए ये बेसिक मीडियम में क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। लेकिन एसिडिक मीडियम में नहीं, क्योंकि इसके पास ये लुईस बेसिक हैं, तो H+ अटैक कर जाएगा इस पर। अगर इस पर H+ अटैक कर गया तो देखो कैसे इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। अब ये हो गया अच्छा लिविंग ग्रुप। अब ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाते हुए इसको बाहर कर देगा, जैसे पहले पढ़े हम लोग। तो यहाँ पे देखो बन जाएगा CH3C, यहाँ पर H, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और ये OH बाहर हो गया है, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया है। क्योंकि आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो वाटर एक्सेस में है। वाटर अगर एक्सेस में है तो ये वाटर इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड वापस शिफ्ट हो जाएगा। तो CH3C, यहाँ पर H, यहाँ पर आ जाएगा OH, और यहाँ पर O, CH2OH, ऐसा बन जाएगा। और यही चीज़ एक बार और रिपीट हो जाएगी। फिर से H+ इस पर करेगा तो वापस यहाँ आ जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वापस यहाँ होंगे। लेकिन इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड बनाते हुए इसको बाहर कर देगा। तो बन जाएगा क्या? CH3C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पर H पर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, मीडियम से H+ आया था, वापस चला जाएगा। तो ये बन गया। और जो बाहर निकलने वाला स्पीशीज है वो क्या है? देखो, समझ में आई बात ना? तो एसिडिक मीडियम में दिस विल बी रिवर्टेड बैक इनटू दैट एल्डिहाइड और कीटोन और दैट अल्कोहल फ्रॉम विच इट वाज फॉर्म्ड। समझ गए? अब मान लो सवाल आए, ठीक है, कि भाई ये है इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो इतना लंबा मैकेनिज्म नहीं लिखने जाएंगे। ये तो मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग समझ लिए कि हाँ ऐसा होता है ना? बड़ा आसानी से दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो जाने वाला है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन आए इसका हाइड्रोलिसिस हो जाए, तो अपने को एग्जाम में कम टाइम में हम लोग को जल्दी से लिखना होगा। तो देखो हम लोग कैसे हाइड्रोलाइज करते हैं, पहले भी ऑल्दो किया हुआ है हम लोगों ने, है ना? एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो ऑक्सीजन और कार्बन में, है ना, ट्रिक अगर हम लोग बात करें, ट्रिक क्या सिंपल है, कई जगह इस्तेमाल करेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड टूटेगा और वाटर का H+ वाला पार्ट इधर आ जाएगा और OH इधर आ जाएगा। ये वाला बॉन्ड भी हाइड्रोलाइज होगा, ऑक्सीजन की तरफ H क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस कार्बन की तरफ OH आ जाएगा। तो ये तो बनता हुआ दिखाई दे दिया, बोलो भाई। प्लस इस वाले पे देखो CH3CH, और यहाँ OH और यहाँ H, 2 OH आ रहे हैं ना इस पर, और एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होता है, तो हम लोग सीधा जो प्रोडक्ट लिख सकते हैं वो ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो ऐसा बन जाएगा। तो आप मैकेनिज्म नहीं लिखने जाओगे, आप सिंपली ऐसे प्रोडक्ट हाइड्रोलाइज करा के ऐसे प्रोडक्ट लिख देंगे, ठीक है? तो मेन बात जो थी, जो हम लोग पढ़ रहे थे अपार्ट फ्रॉम दिस मैकेनिज्म्स, वो ये पढ़ रहे थे कि भाई हेमी एसिटल्स आर अनस्टेबल इन बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम, और वापस वो एल्डिहाइड कीटोन बना लेंगे उसमें। और एसिटल्स या कीटल्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम बट अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम,
और एसिडिक मीडियम में वापस वो एल्डिहाइड या कीटोन बना लेगा और साथ में अल्कोहल जिससे ये खुद बना था। ठीक है, यहाँ तक बात मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गई है। ठीक है, चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए। अब देखो ये जो है हेमी एसिटल्स और एसिटल्स की ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाता है कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, एक पॉइंट लिख लो नीचे एक पॉइंट लिखिए, दिस प्रॉपर्टी ऑफ हेमी एसिटल्स एंड एसिटल्स, दिस प्रॉपर्टी ऑफ एसिटल्स, हेमी एसिटल काट दो, दिस प्रॉपर्टी ऑफ एसिटल्स है ना, आर यूज्ड या इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द कार्बोनिल ग्रुप। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एसिटल्स इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, जैसे एक सवाल के थ्रू समझा जाए, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, और इसको कन्वर्ट करने को बोल दिया ठीक है, इसमें इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया। ठीक है, तो अब इस तरह का क्वेश्चन जो है वो समझिए। तो अब कैसे करेंगे इसको, ये वाला फंक्शनल ग्रुप एस्टर है, ये कीटोन है। अगर हम लोग ये सोचें कि यार इसमें LiLH4 डाल दें तो ये बन जाएगा, लेकिन अगर इसमें LiLH4 आप डालोगे तो क्या होगा, कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन एस्टर। हम लोग पढ़े थे ये बात ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, याद है ना? अगर नहीं याद है तो कॉपी पलटिए, देखिए हम लोग ने एक न्यूक्लियोफाइल के प्रति रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा था, और LiLH4 के पास H- एक न्यूक्लियोफाइल है जो इन कार्बोनिल्स पर अटैक करता है। हम लोग मैकेनिज्म भी लिखे थे, है ना? तो याद करिए वो बात, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में लिखे थे हम लोग। ठीक है, अगर उसमें कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग ये सोचे कि यार इसमें LiLH4 डाल दें तो ये रिड्यूस कर देगा इसको, लेकिन क्योंकि कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन एस्टर्स तो पहले इसी को रिड्यूस कर देगा, इसको तो बाद में करेगा। और यहाँ पर जो दिया हुआ है वो तो ये इंटैक्ट है, ये इसमें कुछ नहीं हुआ है, केवल ये रिड्यूस हुआ है। ठीक है, हाँ, अगर आप सोचें कि यार H2PT डाल दें, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दें, तो वो एस्टर को रिड्यूस ही नहीं करते हैं, तो वो सिर्फ कीटोन को कर देंगे, इसको कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर है ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही जो है वो इसको हम लोग एसिटल का यूज़ करते हैं, एसिटल कीटल फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। देखो कैसे बनाते हैं, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इथिलीन ग्लाइकॉल डाल देंगे और साथ में कैटालिटिक अमाउंट में H+ डाल देंगे। तो क्योंकि कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इसके साथ ऐसा डाइऑल है, तो यहाँ पर ये कीटल बना लेगा, और बनाना हम लोग सीख चुके हैं कैसे होगा, है ना? यहाँ से ये ऑक्सीजन जाएगा, दोनों वैलेंसी जो खाली होगी, दोनों एक बार इस अल्कोहल से, एक बार इस वाले अल्कोहल से, इधर ऐसा बन जाएगा, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और ये वाला जो ग्रुप है ये एज इट इज रहेगा। अब ये एसिटल बन गया है क्या, या कीटल बोला जाए, तो कीटल तो स्टेबल होगा, है ना, बेसिक मीडियम में। और LiLH4 जो है वो अपना बेसिक ही है, क्योंकि ये H- देता है, तो ये H- इसको देगा, ये बॉन्ड टूटेगा, वापस आएगा, इसको कर देगा बाहर, और एक बार और आ जाएगा तो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा सीधा, और अपने देखो ऐसा बन जाएगा कुछ, है ना, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ बन गया, और ये बेसिक मीडियम में जो होगा ये स्टेबल होगा, और ये बेसिक मीडियम में इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसा बन गया, मतलब यहाँ तक तो अपने को सफलता मिल गई। अब वापस कीटोन बनाना है ना? तो अब क्या कर देंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम लोग इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देंगे।
तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, वापस ही मिल जाएगा। तो हमने इसको क्या किया था, इसको प्रोटेक्ट कर लिया बेसिक मीडियम में, फिर बेसिक मीडियम में इसको रिडक्शन कराया और फिर वापस मीडियम एसिडिक करके हम लोग वापस ये ऑब्टेन कर लिए। क्लियर हुआ बात? चलो तो इसको नोट कर लो। ये बात समझ में आ गई? चलो और क्वेश्चन देखा जाए। पॉज करके इसको चलिए भाई, जैसे मान लो ठीक है। इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करिए। इसमें लास्ट वाले में थोड़ा फंसोगे, है ना, लास्ट वाला हम बता देंगे, पहला दूसरा आप करिए। हो गया होगा? चलो तो पहले वाले में क्या किया जाए, क्योंकि इस पर रिएक्शन करा रहा है और इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो हम लोग इसमें देखो क्या करेंगे। पहला स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम लोग इथिलीन ग्लाइकॉल ले लेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ H+, ऐसा करेंगे पहले स्टेप में, मैं यही पे बता दे रहा हूँ। तो देखो ऐसा बन जाएगा, बन गया। फिर उसके बाद इसमें कन्वर्ट करना है, तो सेकेंड स्टेप में हम CH3MgBr ले लेंगे एक्सेस में, और ये भी बेसिक होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस होता है। तो वो एक बार अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, वापस आएगा, इसको करेगा बाहर, है ना। ऐसा होने के बाद यहाँ पर देखो क्या बनता दिखाई देगा आपको, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ऐसा CH3, ऐसा हो जाएगा। बोलो भाई, फिर क्योंकि एक्सेस मिली हो तो एक बार और अटैक करेगा, तो यहाँ पर O- आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा ऐसा CH3। कोई दिक्कत? बोलो भाई, मैं उसी में समझा दिया हूँ, है ना, आप समझिएगा इसको कैसे हो रहा है। ऐसा बन गया, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो अब तक कुछ नहीं होगा। अब लास्ट स्टेप जो होगा, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या कर देंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ पर H आ जाएगा पहली बात, और दूसरा यहाँ से वापस कीटोन रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कन्वर्ट कर दिया। इसमें देखो ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, और इसमें क्या कर रहा है, एल्डिहाइड को छोड़ दे रहा है और कीटोन को पूरा रिड्यूस कर दे रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज़, पहला स्टेप हम लोग यही करेंगे। पहला स्टेप हम लोग इथिलीन ग्लाइकॉल डाल देंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ H+, इसका हम लोग एक इक्विवेलेंट डालेंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, तो एल्डिहाइड की जगह पर, है ना, एसिटल बन जाएगा। पहला काम ये कर देंगे। दूसरा काम हम लोग कर देंगे, अच्छा यहाँ पे देखो, इसको पूरा गायब करना है ना, अल्कोहल नहीं बनाना है, इसको पूरा गायब करना है, मतलब LiLH4 नहीं इस्तेमाल कर सकते। LiLH4 से पे यहाँ पर अल्कोहल बनता था। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग हाइड्रोकार्बन में एल्केन में पढ़े थे, अगर आप याद करें, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, उसका मैकेनिज्म वगैरह नहीं पढ़े थे हम लोग, लेकिन प्रोसेस तो पढ़े थे ही, कि इसमें हम लोग NH2 है ना, और KOH ले लेते थे, इथिलीन ग्लाइकॉल एज सॉल्वेंट रहता था वहाँ पर, याद आ रही है बात। और इसको हम लोग बोल रहे थे, नाम लेते थे इसका वोल्फ-किश्नर रिडक्शन,
याद आ रही है? तो हाइड्रोजन KOH ये और साथ में हीट रहता था। मैकेनिज्म वगैरह पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन में इसका हम लोग, लेकिन फिलहाल अपने को तो ये प्रोसेस तो पढ़ा ही हुआ है ना, तो इसको सीधा रिड्यूस कर देगा इसमें, क्योंकि ये भी बेसिक मीडियम है, हाइड्रोजन भी बेसिक है, KOH भी बेसिक है, तो इसका कुछ नहीं होने वाला, तो ये इंटैक्ट रहेगा। और फिर लास्ट स्टेप में हम लोग थर्ड स्टेप में क्या कर देंगे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वापस से हाइड्रोलिसिस कर देंगे। क्या? तो अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ से हाइड्रोलिसिस होकर ये बन जाएगा। आया समझ में? चलो इसमें देखो क्या करेंगे, ये 1,2 डाइहाइड्रोक्सिलेशन कर रहा है, और 1,2 डाइहाइड्रोक्सिलेशन हम लोग पढ़े थे बेयर्स रिएजेंट से। बेयर्स रिएजेंट होता है कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, याद है ना? तो अपने को KMnO4 डालना है कोल्ड 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन एल्डिहाइड जो है वो पाई बॉन्ड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये चीज़ आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना, ऑक्सीडेशन में, कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन एज कंपेयर टू एल्कीन। तो अगर हम लोग बेयर्स एजेंट डालकर ये बनाना चाहते हैं तो पहले यही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना, तो इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो इसको हटाओगे कैसे? फिर से वही चीज़, इथीलीन ग्लाइकॉल डाल दोगे, बेसिक हो जाएगा, ये भी बेसिक मीडियम है, या एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो रहा, तो अब ये एल्डिहाइड नहीं रह जाएगा, और ये बेसिक मीडियम है ना, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन, है ना, बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में ये स्टेबल होता है। अब एल्डिहाइड नहीं रह जाएगा, तो इसका काम सिर्फ इसको ऑक्सीडाइज करने को आएगा, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, लास्ट में एसिडिफिकेशन कर दोगे तो ये वापस एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये रिएक्शंस प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। अब लिखिए टेस्ट ऑफ एल्कोहल्स। टेस्ट ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है, इसमें एक था ल्यूकास टेस्ट, जो हम लोग पहले पढ़े थे ना। ल्यूकास टेस्ट में जो रिएजेंट होता है वो होता है कंसंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन एनहाइड्रस, पूरा ही लिख देते हैं, है ना, इन एनहाइड्रस ZnCl2 लुईस एसिड, ये रिएजेंट हुआ करता था। तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि अगर हम लोग एक अल्कोहल ले लेंगे और इस अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम लोग ल्यूकास रिएजेंट के साथ करा देंगे HCl और ZnCl2 के साथ, है ना, तो यहाँ से OH बाहर जाएगा, तो ये बन जाता था RCl और साथ में वाटर बाहर जाता था। और ये RCl जो है, अल्कोहल इज मोर सॉल्युबल देन एल्काइल हैलाइड्स, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ये नहीं बना सकता है, तो एल्काइल हैलाइड बनाएगा जो वाइट टर्बिडिटी के फॉर्म में अपने को ऑब्टेन होता था, याद है, या क्लाउडीनेस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सॉल्यूशन में क्लाउड सा बन जाएगा। तो इसके टाइमिंग पर डिसाइड होता है कि ये कौन सा अल्कोहल है। ये बात हम लोग एल्काइल हैलाइड में पढ़े थे ना, कि अगर मान लीजिए प्राइमरी अल्कोहल है अपने पास, ये अगर प्राइमरी, सॉरी पहले टर्शरी देख लिया जाए, अगर मान लीजिए ये टर्शरी अल्कोहल है ना, तो जो क्लाउडीनेस है ये इमीडिएटली बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये अल्कोहल है सेकेंडरी, तो 10 से 15 मिनट या 5 से 10 मिनट जो भी लिखा हो, है ना, 5 से 10 मिनट लगेगा ये क्लाउडीनेस बनने में। और अगर ये अल्कोहल अपना प्राइमरी अल्कोहल है ना, तो ओनली आफ्टर वार्मिंग, है ना, थोड़ा सा सॉल्यूशन को वार्म करने के बाद ही आपको ये क्लाउडीनेस दिखाई देगा। तो एक तो सिंपल सा हम लोग ल्यूकास टेस्ट पढ़े थे, और इसमें हम लोग रीज़न भी जानते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। ठीक है, भले कार्बोकेटाइन बनता हो या ना बनता हो, क्योंकि
जो रिजल्ट है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर है। तो अगर टर्शरी अल्कोहल है तो उसका कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। सेकेंडरी का ठीक ठाक स्टेबल होगा, इसलिए उसके बाद है। प्राइमरी का स्टेबल नहीं होगा, तो सिर्फ हीट करने पर या वार्म करने पर ही होगा। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के आधार पर आप बताएंगे कि कौन सा टर्बिडिटी इमीडिएटली देगा और कौन सा आफ्टर सम टाइम देगा और कौन सा नहीं देगा बिना हीट किए। ठीक है, चलिए, तो एक टेस्ट ये था, टेस्ट ऑफ अल्कोहल। दूसरा टेस्ट है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, इसको नोट कर लो, कर लिया होगा। दूसरा टेस्ट है विक्टर मेयर टेस्ट। तो विक्टर मेयर टेस्ट में एक सीरीज ऑफ रिएजेंट है। जैसे एक अल्कोहल ले लिए, ये अल्कोहल प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। और विक्टर मेयर टेस्ट जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स के सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश करता है कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्शरी है। मतलब एक अल्कोहल का सॉल्यूशन है आपके पास और उसमें विक्टर मेयर टेस्ट अगर आप करा देंगे तो वो विक्टर मेयर टेस्ट बता देगा कि इस सॉल्यूशन में कौन सा टाइप ऑफ अल्कोहल था, प्राइमरी था, सेकेंडरी था या टर्शरी था। तो एक अल्कोहल ले लिया हम लोगों ने और एक सीरीज ऑफ रिएजेंट से रिएक्शन करा देते हैं। जैसे PI2 हीट, पहले ये डाल देते हैं। सेकेंड स्टेप में फिर हम लोग AgNO2 डाल देते हैं। थर्ड स्टेप में फिर हम लोग HNO2 डाल देते हैं। HNO2 की जगह NaNO2 प्लस HCl भी दिया रह सकता है। ठीक है, और लास्ट में हम लोग इसमें NaOH डालते हैं। मतलब 4 रिएजेंट डालते हैं और फिर जो कलर ऑब्टेन होता है सॉल्यूशन का, अगर रेड कलर सॉल्यूशन मिला तो इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल था। अगर ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिला तो इसका मतलब सेकेंडरी अल्कोहल था। और अगर कलरलेस सॉल्यूशन मिला तो इसका मतलब टर्शरी अल्कोहल था। तो विक्टर मेयर टेस्ट में हम लोग कलर से पहचानते हैं। ठीक है, कौन सा कलर आया सॉल्यूशन का। और ये याद भी हो सकता है, रेड ब्लड सेल जानते हैं ना, RBC, रेड ब्लड सेल्स। तो RBC सबको याद ही रहता है, तो ये पैटर्न याद है आपको, RBC। तो R मतलब प्राइमरी रेड है ना, ब्लू मतलब सेकेंडरी और कलरलेस मतलब टर्शरी। तो इस तरह से आपको ये याद भी रह जाएगा कि किस कलर का मतलब कौन सा अल्कोहल है। ठीक है, चलो, तो इसमें अब देखो ये हो गया टेस्ट। इसमें ठीक है, जो मेंस टाइप क्वेश्चन या सिंपल क्वेश्चन जो आएंगे वो बस ऐसे ही देगा, एक अल्कोहल बना देगा आपको और बताएगा कि बताओ ये कौन से कलर का सॉल्यूशन देगा ऑन विक्टर मेयर टेस्ट। तो वो आपको पहचानना होगा कि अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, आप बड़े आसानी से बता दोगे। ठीक है, या ऐसा आ सकता है कि इनमें से कौन कौन सा अल्कोहल ब्लू कलर देगा, तो सारे सेकेंडरी अल्कोहल है ना सेलेक्ट करके आप साइड में रख दोगे, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन जो एडवांस में क्वेश्चन आएगा वो उसके मैकेनिज्म में भी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं मैकेनिज्म के दौरान, क्योंकि पहले के बाद कुछ बनेगा, दूसरे के बाद कुछ बनेगा, तीसरे के बाद कुछ बनेगा, तो उसमें जो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी ऑप्शन में इंक्लूड कर देता है कि इनमें से कौन कौन सा स्पीशीज या कौन कौन सा कंपाउंड रेड कलर देगा। और उसमें से 2-3 ऑप्शन जो है वो अल्कोहल होंगे ही नहीं, वो अल्काइल हैलाइड होंगे या कोई और होगा, तो वो अपने को समझना होगा ना। तो इसलिए इसका मैकेनिज्म अपने को एक बार समझना है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ये है ना, थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, लेकिन डरने की बात नहीं है। हम लोग मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं, उसके बाद इसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करिए, इसका मैकेनिज्म समझ लिया जाए। देखो, अच्छा मैकेनिज्म है इसका। जैसे मान लो अगर हम लोगों ने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, ठीक है, तो RCH2OH ये प्राइमरी अल्कोहल है अपना। ठीक, सबसे पहले अगर हम लोग फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ I2 के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, मतलब हम लोग PI3 के साथ करा रहे हैं, और अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 के साथ याद है ना आपको, वही PI3 के साथ होने वाला है। तो यहाँ से OH हट के RCH2I आ जाएगा। तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बना। ठीक है, अब इसमें एल्काइल हैलाइड बन गया, अब इसमें AgNO2 डाल रहे हैं,
तो आपको ये भी याद होगा कि AgNO2 में नाइट्रोजन वाला हिस्सा अटैक करता था और NaNO2 या KNO2 लेते थे तो उसमें एल्काइल नाइट्राइट बनता था, इसमें नाइट्रो एल्काइल बनता था। तो एल्काइल हैलाइड हो गया, इसमें AgNO2 डाल दोगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ये बन गया, पढ़ा हुआ रिएक्शन है। अब देखो HNO2 जब डालेंगे, पहले ये डाले फिर ये डाले, अब क्या डालने की बारी आई है HNO2, है ना। HNO2 जो है या NaNO2HCl, ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, कौन सा, NO+। बोलो, इसका मैकेनिज्म पढ़े थे हम लोग। तो अब NO+ इसमें कहां पर अटैक करेगा, तो अब देखो कैसे अटैक होगा। NO+ बन गया है उधर HNO2 से, ये नाइट्रो ग्रुप है और यहां पर एक अल्फा कार्बन पर H है। क्या नाइट्रो AC नाइट्रो टॉटोमरिज्म हम लोग पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े हैं। तो ये इधर आया, ये इधर आया, तो यहां बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NOH और यहां पर O। तो ये अपना AC नाइट्रो हो गया ना, याद है, नाइट्रो AC नाइट्रो, ठीक है। अब अपने पास एक मीडियम में इलेक्ट्रोफाइल पड़ा हुआ है NO+, जो कि कहां से आया है, फ्रॉम HNO2, ठीक है। अब देखो ये NO+ है और ये एल्कीन है, तो एल्कीन पर NO+ का अटैक होगा ही ना। या इसको ऐसे समझा जाए कि ये लोन पेयर वापस आया, ये जब इधर आएगा तो इस कार्बन पर निगेटिव आएगा और ये नेगेटिव चार्ज इस प्लस चार्ज पे अटैक कर जाएगा। तो देखो ऐसा कुछ बन रहा है क्या, RCH, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O आ गया और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पर प्लस चार्ज के साथ H आता, लेकिन वो मीडियम में वापस चला गया। बोलो भाई, ठीक है। तो ये बन गया, तो ऐसे अटैक, या आप ऐसे समझ सकते हो कि NO+ यहाँ किया अटैक, इस पर कार्बोकैटायन टाइप का बना, ये बैक बॉन्डिंग से इसको बॉन्ड बना लिया। तो ये हो गया अपना HNO2 डालने के बाद जो बना। अब यहां पर भी टॉटोमरिज्म होगा, जरा देखिए ध्यान से। ये है ग्रुप नाइट्रोसो, तो हम लोग एक पढ़े थे नाइट्रोसो ऑक्सीमीनो टॉटोमरिज्म, याद है ना। तो यहां पर फिर से टॉटोमराइजेशन होगा और ये H+ है ना, इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर और H आके इधर आ जाएगा। इधर भी हो रहा होगा, इधर भी हो रहा होगा, दोनों जगह हो रहा होगा। हम लोग लिख ये वाला रहे हैं, तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड NOH और यहाँ पर NO2 जैसा था वैसा ही रहेगा। तो ये जो बना है ना, ये ऑक्सीमीनो टाइप का कंपाउंड है ना, नाइट्रोसो ऑक्सीमीनो, याद आ रही है बात। और इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं स्यूडोनाइट्रॉल, है ना, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, कॉमन नेम है इसका नाइट्रोलिक एसिड। और लास्ट में जब हम लोग इसमें NaOH डाल देते हैं तो OH माइनस ये H+ बाहर करता है, और अगर आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाएं तो इस पर जो निगेटिव आता है वो निगेटिव पूरा यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में होता है ना। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में होने की वजह से, कॉन्जुगेशन की वजह से भी कलर आता है ना। कलर आने का बहुत सारा रीज़न होता है ना। कलर आने का रीज़न जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग पढ़े थे, है ना, कि लोअर ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हायर अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाए, है ना, उसके ट्रांजिशन से होता है, या डी ट्रांजिशन से होता है ना, या चार्ज ट्रांसफ़र से होता है, या इम्प्यूरिटी से होता है। देयर आर मेनी है ना वेज जिसकी वजह से कोई कंपाउंड कलर्ड दिखता है ना। उनमें से कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो उनमें से एक ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी होता है। जनरली जहाँ पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है बड़े मॉलिक्यूल्स में, जहाँ पर एनर्जी गैप होता है, जैसे ऑक्सीजन पर नेगेटिव का एक अलग एनर्जी है, कार्बन पर नेगेटिव का एक अलग एनर्जी है, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव का एक अलग एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट अलग अलग एनर्जी लेवल पे होता है, तो जब वो हायर एनर्जी से लोअर में जाते हैं, लोअर से हायर में जाते हैं, तो जो इंसिडेंट लाइट होती है उससे कुछ उनका इंटरैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, फिर वो लोअर में जाएंगे तो कुछ और एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ एमिट करेंगे, कुछ बाहर जाएगा। समझ रहे बात, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो जब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कहीं पर होता है तो जनरली उसके कलर्ड होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। हाँ, ऑल्दो हम लोग ये नहीं बता सकते कि यहाँ एक्सटेंडेड है तो ये कलर होगा ही, या यही कलर होगा, ये नहीं बता सकते।
बट पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि एक तरीका किसी मॉलिक्यूल के कलर्ड होने का एक्सटेंडेड रेजोनेंस होता ही है। तो NaOH जब इससे अटैक करेगा, ये H+ खींच लेगा, तो एक एक्सटेंडेड रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर जो सॉल्यूशन का कलर दिखाई देने लगता है वो रेड कलर सॉल्यूशन दिखाई देने लगता है। तो अब देखो, अब आपको जो एडवांस में क्वेश्चन पूछेगा, मान लो विक्टर मेयर टेस्ट पे, अगर आप आसान सवाल आपसे पूछा गया तब तो अल्कोहल ही दे देगा, नहीं तो पूछेगा कौन कौन सा अल्कोहल या कौन कौन सा स्पीशीज रेड कलर सॉल्यूशन देगा विक्टर मेयर टेस्ट में, तो आपको अल्कोहल दे सकता है, आपको अल्काइल हैलाइड दे सकता है। जरूरी नहीं है कि अल्काइल आयोडाइड ही दे, कोई भी अल्काइल हैलाइड दे सकता है, प्राइमरी होना चाहिए, क्योंकि ये भी प्राइमरी है, दिख रहा है ना, प्राइमरी होना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइमरी होगा तो उसमें AgNO2 डालोगे तो चाहे यहाँ आई हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे क्लोरीन हो, ये तो बनेगा ही, समझ गए। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी विक्टर में टेस्ट देंगे, फिर प्राइमरी नाइट्रो एल्केन भी देंगे, क्योंकि ये भी बन रहा है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपका, तो ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, और बाकी ये तो है ही, ठीक है। इनका दिए जाने का चांसेस आपको क्वेश्चन में कम है, इसका और इसका चांसेस कम है, लेकिन आपको प्राइमरी नाइट्रो एल्केन, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और प्राइमरी अल्कोहल, ये तो बहुत कॉमनली पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये इसका इस तरह का मैकेनिज्म है, ठीक है। सेकेंडरी के साथ क्या होगा जरा देख लिया जाए, चलो। जैसे मान लो सेकेंडरी है OH, यहाँ पर R, सबसे पहले फॉस्फोरस I2 हीट, क्या हो जाएगा, यहाँ से OH हट के R है ना, CH, यहाँ पर I और यहाँ पर R आ जाएगा। फिर AgNO2 डाल दिए, तो AgNO2 से फिर ये इस पर अटैक करके I को बाहर करेगा, तो बन जाएगा RCH, या CH ना लिखा जाए, ऐसा लिख दिया जाए R, और यहाँ पर आ जाएगा NO2। क्लियर हो रहा है ना सबको। फिर HNO2 डालेंगे तो NO+ मिलेगा, फिर ये टॉटमराइजेशन होगा यहाँ पर नाइट्रो AC नाइट्रो, तो RC+N और यहाँ पर R, ऐसा हो जाएगा। फिर NO+ जब डाल देंगे तो ये फिर बॉन्ड वापस आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और ये इस पर अटैक कर जाएगा, तो बन जाएगा RCNO2, यहाँ पर R और यहाँ पर आ जाएगा NO, ठीक है। और इसको बोला जाता है स्यूडो नाइट्रॉल, स्यूडो नाइट्रॉल। अब यहाँ से इसके पास, प्राइमरी के पास यहाँ एक और H था, जो कि उसकी जगह पर अब यहाँ पर आ गया है R, तो अब यहाँ पर ये वाला टॉटमराइजेशन नहीं पॉसिबल है, समझ गए। तो ये नाइट्रोलिक एसिड नहीं बना पा रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्यूडो नाइट्रॉल। अब इसमें जब NaOH डालते हैं तो वो कुछ इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कुछ करता है, और NaOH डालने के बाद यहाँ पर जो कलर मिलता है वो मिलता है ब्लू कलर्ड सोल्यूशन, कोई कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाता है, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। तो अब आपको अगर सेकेंडरी पूछेगा कौन कौन सा ब्लू कलर देता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल ले सकता है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ले सकता है, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन ले सकता है, या इनमें से कोई मॉलिक्यूल भी ले सकता है, जिसमें इसका और इसका चांसेस कम है, लेकिन ये और ये तो पूछा जाता है, ठीक है। टर्शरी में क्या हो जाएगा जरा सोच लो, तो टर्शरी में आप खुद लिख सकते हो। टर्शरी में यहाँ मान लो आयोडीन आ गया, यहाँ H की जगह कौन होगा, R होगा, तो यही टॉटमरिज्म नहीं हो पाएगा, तो यहीं पर रिएक्शन रुक जाएगा, मतलब सिंपली नाइट्रो एल्केन मिलेगा अपने को। तो नाइट्रो एल्केन, फिर उसके बाद आगे कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, कोई एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, तो इसका मतलब टर्शरी के साथ जो कलर होगा वो कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, जैसा था वैसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अब यही टॉटमरिज्म नहीं होगा, यहाँ पर भी H की जगह पर R होगा। क्लियर हो गई बात सबको। तो ये इसका मैकेनिज्म है, और कहाँ कहाँ क्या क्या मॉलिक्यूल पूछ सकता है विक्टर मेयर टेस्ट में, ठीक है। चलिए, तो अल्कोहल के अंदर वैसे तो एक रिएक्शन है, और भी हम लोग यहाँ पर करेंगे, वो एल्डिहाइड कीटोन में भी है, वो यहाँ पर भी है, लेकिन हम लोग यहीं पर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अल्कोहल का भी रिएक्शन है और वो कार्बोनिल का भी रिएक्शन है, दोनों जगह पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं। अल्कोहल का अब आप जो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ है अल्कोहल का, सिर्फ वो दोनों एक्सरसाइज अब आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको लगा के ख़त्म कीजिए, और जो डाउट सेशंस है उसमें पूछ के
है ना, उसको ख़त्म कीजिए। ठीक है भाई, चलिए नमस्कार।